सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ रेस आईएएस यूट्यूब। कैसे हैं आप सब लोग? और इसी के साथ स्वागत है आपका प्रारंभ बैच में, जहां हम करने वाले हैं एनसीईआरटी 6 to 12 सारे सब्जेक्ट्स का एक कंप्लीट कवरेज देखने वाले हैं। तो इसी रन में जहां हमने चैप्टर 1 किया है, हम 11th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं। चैप्टर 1 सब्जेक्ट हमारी हिस्ट्री है। चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है। नाउ दिस इज द टाइम फॉर चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 की हम बात करते हैं नोमैडिक एम्पायर। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th की एनसीईआरटी जो है, ऑन एंड ऑन ये एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो 11th और 12th की एनसीईआरटी इज जस्ट अ रिविजन। एक थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल पे एक थोड़ा रिविजन हो जाता है। तो चैप्टर का नाम है नोमैडिक एम्पायर्स। तो नोमैडिक एम्पायर का मतलब क्या होता है? नोमैडिक वो लोग होते हैं जो खानाबदोश कहा जाता है हिंदी में, यानी कि पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बार बार अपनी अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, तो ये नोमैडिक मतलब क्या है? स्थानांतरण होता रहता है, एक जगह कभी भी स्टेबल नहीं रहते हैं। अब एम्पायर मतलब क्या होता है? हमें पता है, साम्राज्य। क्या होता है? साम्राज्य। साम्राज्य मतलब क्या होता है कि एक जगह स्थित होकर के, ठीक है, establishing a रूल, आप समझ जाइए, एक शासन स्थापित करना। ठीक है, तो एम्पायर मतलब क्या होता है आदित्य? स्टैब्लिशिंग अ रूल, मतलब एक जगह इंसान जब बस जाता है, धीरे धीरे सामुदायिक जीवन जीने लगता है, तो क्या हो जाता है कि उस समय यहाँ पे एक तरीके का आपको एक टाइम पे रूल, एक शासन आपको स्थापित होता हुआ नजर आता है। दूसरी चीज, नोमैडिक का मतलब है ऐसे लोग जो मतलब इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो ये जो इस टॉपिक का नाम है, ये इटसेल्फ काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल नेम है। नोमैडिक यानी कि इधर उधर घूमने वाले लोग। एम्पायर यानी एक जगह स्थिर करने रहने वाले लोग कैसे बन गए? यानी कि नोमैडिक पीपल, खाना बदोश लोगों ने साम्राज्य कैसे बना लिया? ये तो वो लोग हैं ना जो घूमते रहते हैं इधर उधर। तो नोमैडिक एम्पायर कैसे बना, ये हम आज जानने वाले हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर में बात करेंगे, बहुत ही एक मशहूर शासक हैं, ये फैन बंद कर दो, जिनका नाम है जंगीज खान। ठीक है, जंगीज खान नाम के जो शासक हैं उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आइए जानते हैं कि नोमैडिक एम्पायर का क्या मतलब है। तो नोमैडिक एम्पायर जो कि खाना बदोश लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक साम्राज्य स्थापित किया। मैं आपको बताऊं, यूरोप एशिया के मिक्सचर वाले इलाके को यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया और सेंट्रल एशिया वाले भाग में स्टीप्स दिखाई देते हैं, स्टीप्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टीप्स हैं जो कि मैं आपको बताऊं, स्टीप मतलब क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था कुछ प्रीवियस लास्ट सेकंड क्लास में शायद से डिस्कस किया था। बड़े बड़े ग्रास लैंड्स है ना, जहाँ पे लोग अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाते थे। तो ऐसी जो स्टीप्स हैं, यहाँ पे एक स्टीप से दूसरे स्टीप में स्थानांतरण करने वाले लोग कौन है? नोमैडिक लोग हैं। तो कहने वाली बात यह है कि जब लोग इधर उधर जाते थे, तो जब जाया करते थे तो अलग अलग क्लाइमेट भी तो फेस करते होंगे। अलग अलग क्लाइमेट को फेस करने के कारण क्या होता था इनके साथ में कि ये काफी ज्यादा अडेप्टिव बन गए थे। क्या बन गए थे? अडेप्टिव, यानी कि अडेप्टिव यानी कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए थे। ठंड काफी ज्यादा हो, गर्मी काफी ज्यादा हो, बरसात हो रही हो, ये काफी ज्यादा इनके अंदर वो क्षमता आ गई थी, वो गुण आ गया था कि ये अपने आप को किसी भी रीजन में क्या कर सकते हैं? अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि क्या चीजें हैं। यही जो खाना बदोश लोग यहाँ पे अडेप्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, इनको एक लीडर मिलेगा जंगीज खान। ठीक है, जीके। और ये जंगीज खान जो है कहेगा कि तुम लोग जो अपने पूरे लाइफ टाइम इधर उधर घूमते रहते हो, इतनी सारी शक्ति, इतना फिजिकल इंड्योरेंस है तुम्हारे पास, क्यों ना इसको एक ट्रेनिंग की मदद से स्ट्रक्चर्ड करें, क्यों ना इसको एक ट्रेनिंग की मदद से ऑर्गेनाइज करें और हम लोग अपनी आर्मी, अपने आप को आर्मी में तब्दील कर ले। ये खाना बदोश लोग जब आर्मी में तब्दील हो जाते हैं
और जब जगह जगह शासन वगैरह करने लगते हैं और कैप्चर करने लगते हैं तो वो हो जाता है नोमैडिक एम्पायर। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन आप देख पा रहे हैं कि खानाबदोश समूहों द्वारा निर्मित एक शाही संरचना मंगोल का नेतृत्व चेंगिस खान ने किया, जिसने 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान यूरोप से एशिया तक एक अंतर महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की। यानी कि आप देख पा रहे हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर, मतलब एक से अधिक कॉन्टिनेंट पे इसने अपनी एम्पायर को बिल्ड किया। किसने? चेंगिस खान ने, जो कि अपना यही खानाबदोश लोगों का समूह लेकर के एक साम्राज्य बनाते हैं। ठीक है, मंगोलों का समूह लेकर के एक साम्राज्य बनाते हैं और लीड कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं चेंगिस खान। ठीक है, 13वीं और 14वीं शताब्दी तक आते आते काफी बड़ा एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश कर लेते हैं। अब ये जो मंगोल्स थी, इनकी इंपीरियल सक्सेस का कारण क्या था? तो ये अपने हर काम में और अपने हर कब्जा जमाने में चाहे जो भी करने जाते थे, सब चीज जो है उससे सक्सेसफुल कैसे हो पाए, ये इनकी इनकी अलग कहानी है। हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरीके से इन्हें ये नेचुरली काफी ज्यादा ये टैलेंटेड हुआ करते थे। ठीक है, नेचुरली काफी ज्यादा टैलेंटेड हुआ करते थे और टैलेंट के साथ साथ इन्होंने जब अपने आप को ऑर्गेनाइज किया तो एक स्ट्रक्चर्ड आर्मी बनाई, एंड दिस इज व्हाट अट्रैक्टेड मेनी ट्रैवलर्स। काफी सारे ट्रैवलर्स इनके जो है एम्पायर में आते हैं और अपनी कलम चलाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके का एम्पायर है। ठीक है, वो ये भी बताते हैं कि इनके साम्राज्य में ऐसे ऐसे लोग भी थे जो अलग अलग बैकग्राउंड से थे। कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई बुद्धिस्ट, कोई टर्किश, बहुत सारे लोग थे। और सभी ने ये, और सारे ट्रैवलर्स, जितने भी ट्रैवलर्स आए गए, इन्होंने उन ट्रैवलर्स ने इन सभी अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में कुछ ना कुछ अकाउंट, कुछ ना कुछ लेख जरूर छोड़ा। ठीक है, और ऐसे ही लेख में एक सबसे आउटस्टैंडिंग, एक सबसे बहुत अच्छा शानदार एक सोर्स माना जाता है, एक बुक जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मंगोल एंड द हिस्ट्री ऑफ मंगोल माना जाता है। ठीक है, किताब का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ मंगोल। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मंगोल किसने लिखा है? आइगोर दे राशविज। ठीक है, आइगोर डी राशविज ने लिखा है अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मंगोल, और इसमें ये बात करते हैं मंगोल के ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में, चेंगिस खान के लीडरशिप के बारे में। साथ ही साथ मार्को पोलो नाम का एक आपको व्यक्ति पता है ना, आया था ये भारत में एज अ ट्रैवलर। मार्को पोलो भी अपने एक किताब में, अपने ट्रैवलॉग में लिख चुके हैं चेंगिस खान के मंगोल एम्पायर के बारे में। ठीक है, 13वीं शताब्दी की मैं बात कर रही हूँ, अर्ली 13th सेंचुरी, मतलब 30-40, है ना। अर्ली 13th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो यूरोप और एशिया, ये दोनों कॉन्टिनेंट में मिला करके एक बड़ा सा, एक महान एम्पायर जो है फॉर्म हो रहा है। और ये महान एम्पायर जो कि फॉर्म हो चुका है, वो कौन सा एम्पायर है? चेंगिस खान का मंगोलियन एम्पायर। ठीक है, चेंगिस खान का जो मंगोलियन एम्पायर है, अब जो पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया में जितनी भी एम्पायर्स यहाँ पे इस वक्त खड़ी हैं, वो सबके लिए एक चुनौती के रूप में सामने आता है, क्योंकि ये कभी रुकते नहीं हैं। चंगेज खान, जिसको इतिहास में इतना क्रूर माना जाता है, आखिरकार हमें इस पूरे चैप्टर में पता चलेगा कि आखिरकार वो इतना क्रूर वाकई में है, या किन परिस्थितियों में वो इतना क्रूर बन चुका था, क्या क्या चीजें हैं जो उसने अपने लाइफ में देखी। उसकी लाइफ जो है बिल्कुल भी आसान नहीं थी, तो बहुत सारा स्ट्रगल किया उसने। क्या क्या किया, आइए देखते हैं। ठीक है, तो एशिया में चेंगिस खान जो है, अच्छा, ये सब कुछ जब जानने के बाद हम देखते हैं कि 1227 का वो टाइम था जब चेंगिस खान की डेथ हो रही है। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपनी डेथ से पहले सारे मंगोलियन लोग जो थे, खाने वाला मंगोलियन नहीं, ये मंगोलियन जो लोग थे, इन लोगों को क्या किया था? इकट्ठा कर दिया था, इन लोगों को एकाग्र कर दिया था, यूनाइट कर दिया गया था, और साथ ही साथ सेना के जैसे एक ट्रेनिंग। तो वी वर टॉकिंग कि हम आउटस्टैंडिंग सोर्सेस के बारे में बात कर चुके थे। जब अर्ली 13th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो ये वो वक्त है जब एशिया में चंगेज खान ने मंगोलों को यूनाइट कर दिया हुआ है। ठीक है, अब इस यूनिफिकेशन के बाद क्या होता है, आप देख लीजिए कि मंगोल्स वर अ डाइवर्स बॉडी ऑफ ट्राइबल पीपल। ये मंगोल आखिर ये समुदाय है क्या, इसके अंदर कौन से लोग हैं?
तो सबसे पहले ट्राइबल पीपल यानी अलग अलग जनजातियां हैं, ट्राइब है, ये एक तरीके की ट्राइब है, एक तरीके की जनजाति है, वनवासी लोग हैं ये लोग, बट दे स्पोक सिमिलर लैंग्वेज, लेकिन ये सारे लोग जो हैं एक ही सिमिलर लैंग्वेज बोला करते थे, एक जैसे लैंग्वेज बोला करते थे। They were pastoralists who tended horses, sheep, cattle and goats and camels. मतलब ये लोग आप समझ लीजिए कि चरवाहे हुआ करते थे, ज्यादातर ये डिपेंडेंट किस पे है, पशुपालन पे। और कौन कौन से पशु बेसिकली पाल रहे हैं, हॉर्स, शीप, कैटल, गोट, कैमल, ठीक है। इस तरीके के जानवर पाला करते हैं और इससे अपनी दिनचर्या बनाया करते हैं, लाइवलीहुड क्रिएट किया करते हैं। ये यहाँ इसके अलावा हंटर्स और गैदरर्स भी हुआ करते थे, ठीक है, शिकारी भी हुआ करते थे और संग्रहणकर्ता भी हुआ करते थे। वे मध्य एशिया के आधुनिक राज्य मंगोलिया के क्षेत्र में खानाबदोश जीवन जीते थे। मॉडर्न डे क्या है, ये मॉडर्न डे आप जानते हैं, मॉडर्न स्टेट ऑफ मंगोलिया, ये इस वाले इलाके में एक खानाबदोश जीवन जी रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये जिस एरिया में रह रहे हैं, जो इनका लाइवलीहुड है, इसमें अलग अलग तरीके की आपको वेजिटेशन, अलग अलग तरीके की आपको ज्योग्राफी भी देखने के लिए मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप माउंटेन से लेकर के मैदानी क्षेत्र तक आप हर किस्म की ज्योग्राफी यहाँ देख सकते हैं, इंक्लूडिंग स्नो कैप माउंटेन्स। स्नो कैप माउंटेन्स मतलब ऐसे पहाड़ जो कि जिनके ऊपर बर्फबारी भी होती है, ठीक है। गोबी डेजर्ट, एक डेजर्ट है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट, और अलग अलग नदियां, और आपको बरसात ऋतु में भी अलग अलग तरीके की चीजें आपको ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। We will talk about life and career of जंगीज खान। जंगीज खान की जिंदगी कैसी रही, जंगीज खान जो इतिहास में बना वो क्यों बना। तो जंगीज खान का जन्म हो रहा है 1162 एडी में, ठीक है। एडी को और क्या बोलेंगे आदित्य, सीई, कॉमन एरा, ठीक है। 1162 एडी में इनका जन्म हो रहा है, कहाँ पे, एक नदी है मंगोलिया तरफ, एक नदी है ओनोन नदी, ओनोन नदी के नॉर्थ साइड पे मंगोलिया में जन्म ले रहे हैं जंगीज खान, ठीक है। जो जंगीज खान जब जन्म लेते हैं तो उनका नाम रखा जाता है तेमुजीन, इनका ओरिजिनल नाम क्या है, तेमुजीन है। ये जो बेसिकली इनके पिता का नाम है येसुगी, येसुगी जो थे कियात क्लैन। मैं आपको बताऊं मंगोलिया पे चंगेज खान ने जब तक इन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर नहीं स्थापित किया था तब तक क्लैन रूल चलता था, यानी कि आप उसको क्लैन को क्या कह सकते हैं, अलग एक समुदाय ही कह सकते हैं। जैसे अलग अलग उनका उसका करेक्ट हिंदी टर्म तो मुझे नहीं याद रहा है, पर छोटे छोटे जो स्मॉलर ग्रुप्स होते थे उनका दबदबा चलता था, ठीक है। तो जो स्मॉलर ग्रुप्स थे उनमें सबसे ताकतवर एक क्लैन हुआ करता था, उसको कहते थे कियार। कियात के ही चीफ यानी हेड कौन थे, यसुगी, और यसुगी किसके पिता हैं, तेमुजीन के। तेमुजीन कौन है, जंगीज खान। इनके पिताजी का मर्डर हो गया था जब तेमुजीन काफी ज्यादा छोटे थे, तब इनके पिताजी का एक दूसरी ट्राइब वाले लोगों ने, एक दूसरे क्लैन वाले लोगों ने इनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद तेमुजीन की जो मदर है, जंगीज खान की जो मदर हैं, उन्होंने बड़ी ही मुश्किलों को देखते हुए, स्ट्रगल करते हुए जंगीज खान को, साथ में उनके भाइयों को, उनके सौतेले भाइयों को पाला पोसा, ठीक है। जंगीज खान के बारे में मैं बता दूं, उन्होंने काफी सारी शादियां की हुई थी, यहाँ पे इस टाइम तक तो जो है ये सब ट्रेंड में था, तो पॉलीगैमी चलती थी, काफी सारी शादियां की हुई थी। बाकी जो ये क्या कहते हैं, जंगीज खान की जो मदर हैं वो सारे के सारे जंगीज खान के पिताजी के डेथ के बाद जो सारे बच्चे थे, कहा जाता है कि काफी ज्यादा हार्डशिप से उन्होंने ही पालन पोषण सबका किया। जंगीज खान बचपन से काफी सारे प्रॉब्लम्स झेलते हुए आ रहे थे। एक टाइम आया जब काफी सालों के लिए उनको कैप्चर कर लिया गया, यानी उनका किडनैप आप कह सकते हैं, या फिर उनको बंदी बना लिया गया और उनको दास बना दिया गया। आपको मैंने बताया ना कि हिस्ट्री में स्लेवरी कितनी चलती थी, तो उनको दास बना करके भी कई सालों तक रखा गया था। जब वो वापस छूटते हैं तो शादी करते हैं, एक काफी कम उम्र में शादी करते हैं। शादी करने के बाद इनकी जो वाइफ है बोरते, बोरते का भी किडनैप हो जाता है कुछ सालों के लिए, और बोरते को रिकवर करने के लिए, रिकवर इन द सेंस कि उनको वापस पाने के लिए भी इनको लड़ना पड़ता है। आप स्ट्रगल देख रहे हैं इस बंदे का शुरुआत से। इन्होंने अपने पूरे स्ट्रगल के दौरान काफी अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, उनमें सबसे घनिष्ठ जो मित्र बनाया उसका नाम है बोघुरचू। क्या नाम है, बोघुरचू।
नाम बड़ा प्यारा सा है, आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जेंगिस खान ने प्यार से नाम रख दिया हो। बोघुरचू जो है इनके सबसे पहले और सबसे घनिष्ठ, सबसे विश्वसनीय जो है वो इनके फ्रेंड बनते हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं एक और फ्रेंड बनता है जामुगा। जामुगा कौन है? जामुगा इनके बेस्ट फ्रेंड भी बनते हैं, घनिष्ठ मित्र भी बनते हैं, साथ ही साथ जामुगा इनके भाई भी हैं। ठीक है। तेमुजिन की मैं बात करूं तो तेमुजिन कौन? तेमुजिन है जेंगिस खान। तो ये एक डोमिनेंट पर्सनालिटी बन करके बाहर निकलता है। एक आप देख सकते हैं स्टेप, जहाँ पे स्टीप वाले इलाके में जहाँ ये लोग रह रहे हैं, उस भूमि के राजनीतिक चरण में एक प्रमुख व्यक्तित्व बन गए। ठीक है। एक बेसिकली काफी ज्यादा डोमिनेंट पर्सनालिटी बन करके वापस बाहर निकलते हैं। ये अपने एक मंगोल की असेंबली हुआ करती थी, मंगोल की चीफों की एक सभा हुआ करती थी, उसमें सबसे हाई पोस्ट होल्ड करने वाले व्यक्ति बने कौन? जंगीज खान। ठीक है। इनके ऐसे ही कार्य और इनके बहादुरी पे, इनकी ब्रेवरी पे इनको अलग अलग एकदम शानदार टाइटल्स, उपाधियां दी गई। जैसे द ग्रेट खान कहा गया, द ग्रेट खान ऑफ मंगोल। जेंगिस खान भी एक टाइटल ही था। द ओशियानिक खान कहा गया, साथ ही साथ द यूनिवर्सल रूलर कहा गया। ठीक है। आगे चलते हैं। हिज कॉन्क्वेस्ट, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या जीता है, किस तरीके से टारगेट किया है, कैसे जीता है। ठीक है। 1219 से 1222 देख लीजिए बहुत ध्यान से, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 3 years, है ना। केवल और केवल 3 साल के अंतर्गत चाइना, ट्रांसोक्सियाना एशियन रीजन है, ख्वारिज्म अंपायर, समरकंद, हेरात, अजरबैजान और रशिया, केवल 3 साल के प्रांत में ये सारी की सारी जगहों पर फतेह हासिल किया। और सबसे पहले जब ये अपने यहाँ पे कॉन्कर करने जा रहे थे तो सबसे पहले किसको कब्जा किया था? चाइना को। चाइना को कब्जा करने का इनका एक मुख्य उद्देश्य ये था कि चाइना जो है उस समय 3 बड़े टुकड़ों में बटा हुआ था, 3 काफी ज्यादा प्रोडक्टिव टुकड़ों में बटा हुआ था। ये जो चाइना है इसका नॉर्थ वेस्ट यहाँ होगा ना। चाइना के नॉर्थ वेस्ट में एक वंशज है, चाइनीज वंशज है, क्या नाम है? हसी हसिया। ठीक है। सी सिया या हसी हसिया कुछ भी बोल सकते हो। नॉर्थ में कौन है? ये यहाँ पे कंप्लीटली नॉर्थ की तरफ चिन डिनेस्टी, और साउथ में कौन है? सुंग डिनेस्टी। ठीक है। 1209 का वो दशक है जब सी सिया जो नॉर्थ वेस्ट में रूल कर रहे हैं, सी सिया को हरा दिया जाता है। कौन हराता है? चेंगीज खान। ठीक है। चेंगीज खान हरा देता है सी सिया को। और आपको पता है कि पहले जब चाइना में काफी ज्यादा फॉरेन अटैक्स हो रहे थे तो चाइना के लोगों ने रेजिस्ट करने के लिए, ऐसे अटैक से बचने के लिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना खड़ा किया था। तो उस द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ब्रीच कर दिया जाता है 1213 में। ठीक है। ब्रीच करने का मतलब क्या है कि घुसपैठ हो जाती है उसके अंदर। ठीक है। काफी लंबा युद्ध चलता है चाइना के खिलाफ, 1234 तक ये युद्ध लगातार कंटिन्यू रहता है। जेंगिस खान जो है वो यहाँ तक जितना कुछ भी जीत पाए हैं अभी तक, उससे क्या हो जाते हैं? सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो भैया ठीक है, जितना कुछ भी जीत पाए हैं दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी, आई विल डू दैट। और इसके बाद जो है वो वापस मंगोलिया चले जाते हैं। अब सोचने वाली बात है, जब वो इधर ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो जहां एक तरफ पूरी दुनिया में भारत पे नजर है लोगों की, इनकी नजर भारत पे क्यों नहीं पड़ रही है? तो ऐसा नहीं है कि इनकी नजर भारत पे पड़ी नहीं, भारत में कॉन्कर, भारत को टच इन्होंने क्यों नहीं किया, इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला कारण आइए देखते हैं, वाई जेंगिस खान रिटर्न टू मंगोलिया विदाउट टचिंग इंडिया। ठीक है। जेंगिस खान भारत को बिना हाथ लगाए मंगोलिया कैसे वापस लौट गया। ठीक है। आप देख पा रहे हैं डिसेंडेंट्स ऑफ जेंगिस खान, यानी जेंगिस खान के बाद उनके जो उत्तराधिकारी आ रहे हैं, तो उनमें से एक जो जेंगिस खान का पोता हुआ करता था, ग्रैंड चाइल्ड हुआ करता था, ग्रैंडसन को भेजा जाता है निशापुर, जाओ भैया निशापुर के राजा से मुलाकात वगैरह करके आओ। निशापुर के राजा के यहाँ जाते हैं, वापस लौट रहे होते हैं। ये श्योर नहीं है कि निशापुर के राजा ने ही इनको मरवाया था, लेकिन किसी ने समहाउ इनका मर्डर कर दिया। जेंगिस खान का दिमाग खराब हो चुका था, वो बिना सूझबूझ के आते हैं,
निशापुर पे बिना पूछताछ के अटैक कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं और पूरे के पूरे निशापुर को तहस नहस करके रख देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और यही एक ऐसी घटना इतिहास में याद की जाती है जिसके माध्यम से चंगेज खान को क्या क्रूअल बोला जाता है। यही तबाही मचाई थी, वो तुमने अपने आंसर में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि निशापुर को तबाह करने के साथ साथ ये राजा को भी मारना चाहते थे, लेकिन निशापुर के राजा ने समहाउ खुद को बचाते हुए वो भाग जाता है वहां से और भारत में आकर के कहीं छुप जाता है। He had taken asylum in somewhere in India। अब भारत में इस सेम टाइम पे पता है क्या हो रहा है, दिल्ली सल्तनत में मामलूक वंशज, हमने पढ़ा है ना, दिल्ली सल्तनत में जो स्लेव डिनेस्टी थी, मामलूक वंशज जो थे, मामलूक वंशज के सुल्तान क्या नाम है, इल्तुतमिश, इन्होंने अपनी बेटी रजिया को गद्दी पे बिठाया था ना, तो सुल्तान इल्तुतमिश भाई वहां पे रूल कर रहे हैं। तो यहाँ आते हैं चंगेज खान और कहते हैं कि हम तुम्हारे सामने एक कंडीशन रख रहे हैं, या तो तुम भारत से निशापुर के राजा को ढूंढ निकालो और हमें वापस कर दो ताकि हम उसे मार सके, या तो बेसिकली तुम अगर ऐसा नहीं कर पाते हो हमारे लिए, तो जैसे हम बाकी जगह आक्रमण कर रहे हैं वैसे हम भारत में भी आक्रमण करेंगे। और सच तो यह है कि इल्तुतमिश भी डर चुका था, चंगेज खान मंगोलियन अटैक जो है बहुत लंबे समय तक इनका जो है थ्रेट मंडराता रहेगा भारत के ऊपर, ठीक है। इल्तुतमिश को पता था कि निशापुर के राजा के साथ गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सूझबूझ से काम लिया इन्होंने और कहा कि चलो, और इन्होंने रात भर में उसको पकड़वा करके और चंगेज खान के हवाले कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से चंगेज खान ने भारत पे अटैक नहीं किया, पहला रीजन है ये। दूसरा रीजन ये भी है, लोग कहते हैं कि काफी ज्यादा सुपरस्टिशियस था, यानी अंधविश्वासी व्यक्ति था। एक वर्ड मिला कि नहीं मिला अंधविश्वासी को, सुपरस्टिशियस। एक काफी अंधविश्वासी व्यक्ति था, इसको किसी ज्योतिष ने बता दिया था कि यदि भारत पे अटैक कर दिया या फिर अगर जीत भी गए भारत पे, तो वो जीत जो है तुमको निगल जाएगी, वो तुम्हारे लिए एक बैड लक का काम करेगी, तुम तबाह हो जाओगे ऐसा करने से। तो इतना सुन करके जो है ये वापस मंगोलिया में लौट जाते हैं। लौटने के बाद 1227 के करीबन इनकी डेथ हो जाती है, 1227 बीसी एडी। आगे चलेंगे, क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं भाई साहब ने, देखते हैं। इन्होंने स्टीप कॉम्बैट, मैंने बताया ना स्टीप वो जगह है ग्रासलैंड वाली जगह, वहां पे खाना बदोश लोगों को बेसिकली काफी एकदम तीव्र गतिविधियां, तीव्र एकदम उसको क्या कहते हैं, रणनीतियों को सिखा करके, उनको इंट्रोड्यूस करके, उनको ट्रेन कर करके लोगों को क्या बनाया, स्टीप के खाना बदोश लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड आर्मी में बदलने का काम किया, इफेक्टिव आर्मी में बदलने का काम किया। अब ये जो इनोवेशन है इनका, इनकी काफी मदद करता है, आगे चल करके जिस एरिया पे चाहे उस एरिया पे ये कब्जा जमा लेते हैं, ठीक है। इनकी जो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, अब भाई खाना बदोश लोगों को आर्मी में ले आने का एक ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो करते क्या है कि काफी एफर्ट्स डालते हैं ताकि इनकी आर्मी अच्छे से स्ट्रक्चर्ड हो, ऑर्गेनाइज हो। दूसरी चीज, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, काफी ज्यादा सख्त अनुशासन रखने के बावजूद इनकी आर्मी उस लेवल की ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती है, तो बाकी के अलग अलग रिफॉर्म्स करते हैं। इन्होंने पूरी की पूरी आर्मी को समय समय पे इम्प्रूव किया, उसका स्ट्रक्चर, उसको रीस्ट्रक्चर करते रहे। और ये जो लोग थे, जो सेना में लोग थे, उनके पास जब वो खाना बदोश लोग हुआ करते थे, तो जो क्वालिटी थी, डिफरेंट अडेप्ट करने की क्वालिटी थी, अलग अलग चीजें सहने की जो आदत थी, उस चीज को अपने एक मिलिट्री रिजीम में इंक्लूड कर लिया और इस तरीके से काफी परफेक्ट और फाइन सोल्जर्स बन करके तैयार होते थे, ठीक है। मैंगोज लिखा है, ये मंगोल्स, ठीक है। ये जो मंगोल है, मंगोलियन लोग हैं और तुर्क जो हैं, इनके घोड़े बेसिकली, इनके यहाँ एक काफी ज्यादा मानी जानी स्किल थी घुड़सवारी, काफी बेहतर घुड़सवार हुआ करते थे। इसी के मदद से इनकी आर्मी न सिर्फ इतनी ज्यादा डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट थी, बल्कि काफी ज्यादा स्पीड भी उसकी अच्छी खासी थी और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण भी बहुत तेजी से कर लिया करते थे, ठीक है। रिगोरस ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन, किस तरीके की आर्मी प्रिपरेशन करती थी, किस तरीके की ट्रेनिंग करती थी, आइए देखते हैं। लाइट ट्रेवलिंग,
यानी जब ये चला करते थे, इनकी सेना जब चला करती थी, तो ये नहीं कि वो 10 किलो का बक्सा, 5 किलो का बूट, इतना सारा हथियार, इतने सारे कारतूस, नहीं। ये लोग जो थे काफी हल्की पैकिंग करते थे। जैसे कि ये स्टीप कैवलरी जो है, घोड़े हाथी पे भी चल रहे हैं या फिर पैदल सेना भी चल रही है, तो हल्की पैकिंग करते थे ताकि मूव करने में ज्यादा दिक्कत ना आए और जल्दी जल्दी, क्योंकि इनको अपने पूरे क्षेत्र का नॉलेज तो था ही, तो जल्दी जल्दी ये क्या कर सके, मूव कर सके। दूसरी क्या चीज है, ये काफी टफ कैंपेनिंग किया करते थे, यानी काफी कठिन कठिन अभियान चलाया करते थे। जैसे कुछ अभियान एकदम घंघोर ठंडी में चलाया करते थे, एक्सट्रीम विंटर्स में चलाया करते थे। और दूसरी चीज आप ये भी देखते हैं, ट्रीटिंग फ्रोजन रिवर्स एज हाईवेज, यानी कि ऐसे मौसम में ऐसे रिवर्स जिनका पानी जम गया हो शीशे की तरह, उसको हाईवे की तरह यूज कर लेते थे अपने एनिमीज के शहर या फिर अपने एनिमीज के कैंप तक पहुंचने के लिए और उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। इन्होंने समुद्रों का अच्छा एकदम बेस्ट यूज करना भी सीख लिया और इसी के साथ अपने एम्पायर का काफी ज्यादा विस्तार किया, काफी ज्यादा एक्सपेंशन किया। अब एक टाइम आता है 1227 में, 18 अगस्त का वो टाइम था जब जेंगिस खान की डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। लेकिन मरने से पहले एक इतना बड़ा एरिया, पैसिफिक ओशन से लेकर के कैस्पियन सी तक का एरिया जो है, ये यूनाइट करके जाते हैं। तो अगर कायदे से देखा जाए तो इनके 4 बेटे थे। पहला जोची सबसे बड़ा, छगटाई छगटाई जो है इनका बेटा। मैं आपको बताऊं, ये जो बेसिकली मैं 4 बेटे बता रही हूँ, वो चारों अलग अलग ओरिजिन है, बेसिकली 4 डिफरेंट मदर्स। यही छगटाई से बिलोंग करती थी बाबर की मम्मी, अगर आपको पता होगा, बाबर की मम्मी, बाबर्स मम्मी। ठीक है, तो बाबर मदर्स डे कहाँ मनाने जाता होगा, छगटाई में। और तीसरा बेटा ओगदेई, चौथा बेटा तलुई। ये सारे, और तलुई जो था क्योंकि सबसे छोटा था, इसको बहुत ज्यादा प्यार भी मिलता था। पहला फेज क्या है, 1236 से 1242 में क्या हुआ इनकी डेथ के बाद, तो ये क्या हुआ, इनकी बच्चे भी अब गद्दी पे आ रहे हैं, तो वो मुगल्स जैसे नहीं है, ये खूब ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र हासिल करते हैं, जैसे रशिया, बुल्गारिया, स्टीप क्षेत्र, पोलैंड, हंगरी नहीं हंगेरी, ठीक है, तो ये देश को कैप्चर कर लेते हैं। दूसरा फेज स्टार्ट होता है 1255 से 1300 तक, यहाँ पे भी अलग अलग क्षेत्र गेन करते हैं, पूरा का पूरा चाइना जो है 1279 तक पूरा चाइना कैप्चर कर लेते हैं, ईरान, इराक और सीरिया कैप्चर कर लेते हैं। हेंस हमें यहाँ से पता चलता है कि किस तरीके से ये लोग जो हैं रुक नहीं रहे हैं इवन आफ्टर द डेथ ऑफ जेंगिस खान। आगे चलेंगे। अब मैंने आपको बताया है कोई भी पावर उठता है तो अर्ली फेज होता है, जब आगे चलता है चोटी पे पहुंचता है तो मैच्योर फेज होता है, और जब नीचे गिरता है तो क्या होता है, पतन होता है, डिक्लाइन फेज होता है, डीपी। ठीक है, तो हाँ? वापस कहां से करूं, ठीक है, तो डिक्लाइन मैं क्या बता रही थी, कोई भी अंपायर जो है स्टार्ट होता है तो अर्ली फेज से शुरू होता है, खत्म सॉरी चोटी पे जाता है तो मैच्योर फेज से चोटी पे जाता है, और जब उसका बेसिकली एक टाइम आता है जब गिरावट भी होती है, पतन भी हो जाता है। तो मंगोल्स के पतन के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो क्या हुआ, सबसे पहले ये लोग बाहर तो बहुत तगड़े थे, लेकिन मामला वही फंसता है, घर के अंदर क्या हो रहा है, तो घर के अंदर भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं कि आगे शासक कौन बनेगा। तो ये जो इनका इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम है, आंतरिक राजनीति के कारण क्या होता है, ये गद्दी पे बैठने के लिए झगड़ा करते हैं और कमजोर बनते जाते हैं। देखते जाना, रीजन मिलते जाएगा। जोची और उगदेई जो हैं, 2 भाई है ना, इनको केवल और केवल तोलुइद ब्रांच जो है, तोलुइद ब्रांच, तोलुइद कौन थे, तोलुई उनके सबसे छोटे और सबसे प्रिय बेटे थे, तो तोलुइद ने काफी ज्यादा पावर इकट्ठा की और जोची और ओगदेई को साइड कर दिया, बोला कि तुम लोग कुछ कुछ ही डिपार्टमेंट केवल संभालोगे। अब क्या होता है, इनके तीसरे बेटे ओगदेई जो हैं, उनको जेंगिस खान जाने से पहले अपना उत्तराधिकारी चुन करके गए थे। किसको चुन के गए थे, ओगदेई को। तो ओगदेई जो है, ओगदेई को फॉर्मली चुनाव किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है एज
कुरिलताई। कुरिलताई क्या होता है? मंगोल का हेड, उसको कहते हैं कुरिलताई। 1229 में मंगोल का हेड किसे चुना जाता है? ओगेदेई को। ठीक है। 1227 में जब डेथ हो रही है जेंगिस खान की, 1241 तक ओगेदेई के शासन में न केवल मिलिट्री सक्सेस मिलता है, बल्कि बहुत सारा क्षेत्रफल विस्तार भी करते हैं, टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी करते हैं। ठीक है। ये जो जोची और ओगदेई है, ये बाद में चल करके इनके जो बच्चे हैं, इनके आगे आने वाले जो वंश हैं, ये आगे चल करके मिल जाते हैं, एक संगठन, एक गठन कर लेते हैं आपस में, और पूरा का पूरा जेंगिस खान का ऑफिस साथ में मिल करके, ऑफिस मतलब ठीक है, इनका साम्राज्य था, साथ में मिलकर के संभालते हैं। इन्होंने अलग अलग जगह अभियान किया, जैसे ईरान में गए, और यहाँ पे क्या होता है कि देखो, यहाँ तक समझ में आया ओगदेई तक क्या चीजें चल रही थी। अब एक टाइम आता है जब ये तोलोइद ब्रांच जो है, तोलोइद जो उसका बेटा था, तो सबसे यंगेस्ट बेटा था तोलोइद, तो तोलोइद तक आते आते एक बंदे का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, एक आदमी का, मोंके। तोलोइद तो नहीं रहा, बेसिकली जिंदा था कि मर गया नहीं पता, लेकिन इन्हीं का आगे एक वंश है, इनका बेटा या इनका पोता, क्या नाम है? मोंके। जिस समय मोंके मंगोल्स के गद्दी पे बैठ रहा है, उस समय ये लोग क्या कर रहे हैं? ईरान में कैंपेनिंग कर रहे हैं, यानी अभियान चला रहे हैं, और ईरान में जो है सक्सेसफुली उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये यही जो तोलोइद शासन है, इन्हीं का इंटरेस्ट आया कि भैया हमको चाइना को भी हराना है, और क्या करना है? इनको कैप्चर कर लेना है। 1260 के लगभग इनको ये इंटरेस्ट ये जागा हुआ था। अब क्या हुआ, एक तरफ ये ईरान को हरा रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना को हरा रहे हैं, तीसरी तरफ जो है इन्हें पता भी नहीं है कि इजिप्शियन मिलिट्री बैठी हुई है इंतजार में कि दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स को हरा करके हम अपना पावर क्लेम करेंगे। तो जिस समय, उस समय की बात है जिस समय इजिप्शियन मिलिट्री आकर के आक्रमण करती है मंगोल्स पे। मंगोल्स कहाँ भी थी? आधे यहाँ आधे यहाँ। वो कहता है ना मूवी में, 50 इधर जाओ, 50 क्या 10 इधर, क्या होता है वो, हाँ आधे आधे, आधे इधर आधे उधर बाकी मेरे साथ। ठीक है, तो ये वही है, आधे इधर है आधे इधर है, बाकी यहाँ इसके साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ लड़ाई होती है, इजिप्शियंस जो हैं हरा देते हैं, और आप देख सकते हैं काफी बड़ी लाइन लिखी है, हारने का रीजन क्या है? ये डाइवर्ट हो चुके थे, ये अब भटक चुके थे, इनकी सारी फोर्सेस और सारी जो सप्लाई है कहाँ जा रही थी? इन दोनों प्रोसेसेस में जा रही थी। और बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है, इसीलिए वे मिस्रियों द्वारा पराजित हुए, और इसीलिए इस परिवार ने पश्चिमी विस्तार का एक अंत कर दिया। बेसिकली इस परिवार का पश्चिमी विस्तार करते करते एक अंत होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिक्लाइन ऑफ मंगोल्स। इस तरीके से मंगोल्स जो है वो डिक्लाइन होते हैं। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ ये चैप्टर पढ़ के जब आप जाएं, तो आप जरूर से जरूर जो एनसीईआरटी है उसके क्वेश्चंस को लगाएं, और एनसीईआरटी की एक थॉरो रीडिंग कर लें न्यू एडिशन की, तो आपको चीजें काफी ज्यादा समझ में आएगी। क्लास का कॉन्टेक्स्ट इतना ज्यादा बेसिकली इलाबोरेटिव नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर सारी चीजें यहाँ इलाबोरेट कर दिया जाए, तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो उसके यहाँ से अगर आप कोई नोट्स बनाते हैं, और ये नोट्स जो आपके पास है वो काफी ज्यादा बल्कि हो जाता है, तो इसी केस में हमारी कोशिश यही है कि हम आपको जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे आपको एनसीईआरटी पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट तरीके से समझ में आ जाए। बाकी एक थॉरो रीडिंग लगाना इज मैंडेटरी। मिलते हैं अगली क्लास में। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू एंड जय हिंद।